हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन है आपका, यदि परिपक्वता की नियत तारीख से पहले कोई बिल स्वीकार करने के उपरांत भुगतान कर दिया जाता है तो भुगतान की गई तथा बिल की राशि के बीच का अंतर क्या कहलाता है? तो ये रिबेट कहलाता है भैया। यानी कि बिल 3 महीने के बाद पेड होना था, लेकिन बिल हमने पेड कर दिया 2 महीने पहले ही, तो हमें ड्रॉवर से जो डिस्काउंट मिलेगा उसे रिबेट कहेंगे, जो ड्रॉई के लिए प्रॉफिट और ड्रॉवर के लिए हानि होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, तेरह 7/2009 को एक्स ने वाई पर 30 दिन के लिए 25,000 का बिल ड्रॉ किया। बिल की नियत तारीख होगी तो 13 जुलाई से जो है काउंट करेंगे, तो 18 दिन जुलाई के बचे, 12 दिन अगस्त के हो गए, तो ये 30 दिन पूरे हो गए, प्लस 3 दिन अनुग्रह दिवस के जोड़ दिए, तो ये 15 अगस्त बैठेगी। और 15 अगस्त एक सार्वजनिक छुट्टी है, पब्लिक हॉलीडे है, इसलिए पब्लिक हॉलीडे की कंडीशन में एक दिन पहले हो जाता है, तो ये आपका 14 अगस्त राइट आंसर हो जाएगा। ये कह रहे हैं नोटिंग चार्ज अंततः किसके द्वारा वहन किए जाते हैं? तो जो ड्रॉई होता है वो नोटिंग चार्ज को वहन करता है। ड्रॉई अगला, मूल्य ह्रास की गणना मूल्य ह्रास की गणना किस तिथि से की जाती है? तो जब हम संपत्ति को उपयोग में लाना शुरू करते हैं, उपयोग में लाने की तिथि से संपत्ति का प्रयोग होना शुरू हो जाता है। यानी संपत्ति में यह माना जाता है कि जब वो उपयोग में आ गई तो उसकी घिसावट शुरू हो गई, यानी उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी, तो संपत्ति के उपयोग करने की तिथि से ह्रास की गणना की जाती है। ये आपका 2016 में आया हुआ पेपर है, एज इट इज
जैसे आया था वैसे ही आपको सामने रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विवरण से पासबुक के अनुसार बैंक बैलेंस का पता लगाइए। एक केसबुक के अनुसार ओवरड्राफ्ट 5,000 रुपये, ठीक है। बैंक में चेक जमा हुआ परंतु क्रेडिट नहीं हुआ। आपने चेक भेजा लेकिन जमा चेक नहीं हुआ, तो ये माइनस का पॉइंट हो गया। मतलब माइनस का पॉइंट उसमें नहीं, बल्कि देखो भैया फिर से, निम्नलिखित विवरण से पासबुक के अनुसार बैंक बैलेंस का पता लगाना है और केस बुक के अनुसार ओवरड्राफ्ट दिया है। तो केस बुक के अनुसार ओवरड्राफ्ट 5,000 का है, 2,000 का चेक जमा होने के लिए भेज दिया, तो हमने अपने ऊपर कर्जा कम कर दिया। लेकिन बैंक में कर्ज कम नहीं हुआ, तो हम भी कर्ज कम नहीं करेंगे बल्कि कर्ज को बढ़ा देंगे। तो ये 200 रुपये 5,000 में प्लस करके 7,000 रुपये हो जाएंगे, ठीक। तो ये 7,000 रुपये हमारा ओवरड्राफ्ट दिखाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रायल बैलेंस के डेबिट की तरफ आता है। तो विक्रय वापसी जो होती है विक्रय का अपोजिट होती है। विक्रय हमेशा क्रेडिट होता है, विक्रय वापसी हमेशा क्रेडिट होती है। वही सॉरी, विक्रय हमेशा क्रेडिट होता है, विक्रय वापसी हमेशा डेबिट होती है। तो डी आंसर राइट हो जाएगा। आगे देखिए, खरीद पुस्तक में रिकॉर्डिंग की जाती है। तो खरीद पुस्तक में व्यापारिक छूट की घटाने के बाद में रिकॉर्डिंग की जाती है, ठीक। नगद छूट रोकड़ पुस्तक में आती है। क्रय पुस्तक में सिर्फ उधार क्रय का लेखा होता है, ठीक। आगे, सामान की वापसी पर खरीदार द्वारा भेजा गया नोट। तो खरीदार द्वारा जो नोट भेजा जाता है वो डेबिट नोट कहलाता है। यदि एक सौदे में डेबिट के साथ क्रेडिट पहलू भी केसबुक में दर्ज कर रहे हैं तो ये क्या कहलाता है। तो कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है। उभयनिष्ठ प्रविष्टि या विपरीत प्रविष्टि कहलाती है ये, ठीक। कॉन्ट्रा एंट्री यानी कि रोकड़ पुस्तक के दोनों तरफ लिखी जाती है। आगे देखिए, एक पात्र पी में ऊपरी किनारे तक पानी भरा है। क्यू और आर दोनों खाली पात्र हैं। पी पात्र से कुछ पानी क्यू पात्र में डाला गया और बाकी बचा आर पात्र में डाला गया। अब पी पात्र का 67.5% पानी क्यू पात्र में, और ठीक है भैया, ये आपका कॉन्ट्रा एंट्री होती है। पी पात्र वाला की बात चल रही थी, तो देखिएगा, एक पात्र पी में ऊपरी किनारे तक पानी भरा है और इसमें क्या होगा कि पी पात्र का कुछ पानी आपने क्यू में डाल दिया। तो क्यू में जो है पी पात्र का 67.5% है। हमें नहीं पता पी में कितना, हमने मान लिया पी में जो है x लीटर पानी है, ठीक है। और क्यू और आर दोनों खाली हैं। पात्र क्यू में पानी की संख्या जो होगी वो 67.5x अपॉन 100 हो जाएगी, ठीक। अब हम इसे सिंप्लीफाई करें तो 675 x अपॉन 1000 हो जाएगा। आर पात्र में पानी की मात्रा जो है वो x माइनस जो है 675 x अपॉन 1000 यानी 325 x अपॉन 1000 हो जाएगी, ठीक। अब बात आती है कि दोनों पात्रों में जो है 105 लीटर है। 105 लीटर का मतलब हो गया कि 675x बटे 1000 प्लस 325x
अपॉन 1000 बराबर 105। अब जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 350 अपॉन 350x अपॉन 1000 बराबर 105। जब x बराबर लेंगे तो 105 गुणा 1000 अपॉन 350 बराबर 300 आ जाएगा ये। ठीक है भैया, क्लियर है? इसे सिंप्लीफाई करेंगे 300 लीटर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिएगा, लेखांकन के किस रूप में कारोबार की गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाया जाता है? तो लागत लेखा विधि में। ठीक है भैया, लेखांकन के किस रूप में कारोबार की गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जाता है? तो ये लागत विधि है। लागत विधि में जो है कारोबार की गतिविधियों का रिकॉर्ड बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, एक परीक्षा के 2 खंड, प्रत्येक खंड में 5 प्रश्न हैं। ठीक है, विद्यार्थी को कुल 6 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक खंड में 2 प्रश्न करने अनिवार्य है। कितने प्रकार से विद्यार्थी प्रश्न के उत्तर दे सकता है? तो एक चीज होती है NCR, आपने क्रमचय और संचय पढ़ा होगा। तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ये होता है NCR बराबर फैक्टोरियल n अपॉन n-1 ब्रैकेट बंद फैक्टोरियल r। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि 5 प्रश्न हैं, उसमें से 3 खंड हैं, 2 खंड हैं, और 2 खंड में से प्रत्येक में से एक एक प्रश्न करना अनिवार्य, कम से कम। तो 6 प्रश्न करने कुल, तो किसी से 2 होंगे, किसी से 3 होंगे, किसी से 4 होंगे। तो हमें 6 प्रश्न करने हैं। तो ऐसे में क्या होगा भैया, फैक्टोरियल n अपॉन ब्रैकेट बिगिन n-1 फैक्टोरियल r। ठीक है, ये फार्मूला फीड करेंगे। ठीक, तो प्रत्येक खंड में कितने प्रश्न हैं? 5 प्रश्न हैं। कितने हैं? 5 प्रश्न हैं। ठीक, 5 में से क्या करना भैया, कुल 6 प्रश्नों के आंसर देने हमें। तो पहले से हम 2, ठीक, पहले से 3 देते हैं, 3 दूसरे से देते हैं। ठीक, ये क्रम अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से हमारे 3 क्रम बन के आएंगे, 1 से 3, दूसरे से 3, 1 से 3, दूसरे से 3, 1 से 3, दूसरे से 3, 3 लेते हैं तीनों से। तो कुल मिलाकर इस तरह से हमारे 200 आंसर राइट हो जाएगा। आगे, किस अवधारणा के अंतर्गत व्यापार के मालिक को व्यापार के लेनदार के रूप में भी माना जाता है? किस अवधारणा के अंतर्गत व्यापार के मालिक को व्यापार के लेनदार के रूप में माना जाता है? तो ये व्यापार इकाई अवधारणा हो गई। अगला देखिए, राजस्व मान्यता अवधारणा के अनुसार राजस्व प्राप्त करना कब समझा जाता है? जब माल क्रेता को सौंप दिया जाता है। तो राजस्व मान्यता अवधारणा के अनुसार राजस्व प्राप्त करना जो है, जब माल क्रेता को सौंप दिया जाता है,
तब माना जाता है। आगे देखते हैं भैया, अगला क्वेश्चन है कि इस अवधारणा के अंतर्गत क्षमता या प्रबंध की गुणवत्ता का खुलासा आर्थिक चिट्ठे में नहीं किया जाता, तो ये धन माप अवधारणा है। धन माप अवधारणा। ठीक, अगला क्वेश्चन, एक शेयर जारी करने पर प्राप्त प्रीमियम पूंजीगत प्राप्ति होती है। इसको हम पूंजीगत प्राप्ति के रूप में मानते हैं और रिजर्व एंड सरप्लस के शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है चिट्ठे में। आगे बात आती है, मशीन के निर्माण के लिए मजदूरी को किस में डेबिट किया जाएगा? मशीन खाते में। एक व्यय राजस्वीय है क्योंकि यह लाभ वर्तमान के लिए है। ठीक है, ऐसे लाभ जो वर्तमान के, ऐसे खर्चे जो वर्तमान के लिए किए जाते हैं, जिनका लाभ उसी साल मिल जाता है जिस साल हमने वो खर्च किए, तो वो हमारे जो होते हैं राजस्वीय व्यय कहलाते हैं। आगे देखिए, हमारा औरंबिक स्टॉक ओपनिंग स्टॉक 8,500 है, क्रय हमारा 30,700, प्रत्येक मजदूरी 4,800, ब्याज एवं ऋण 2,800, अंतिम स्टॉक दे रखा 9,000, बेचे गए माल की लागत, तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी बेचे गए माल की लागत, आरंभिक स्टॉक प्लस क्रय प्लस प्रत्यक्ष व्यय माइनस अंतिम स्टॉक। इस फार्मूले में फिट करेंगे तो ये 35,000 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, शेष परीक्षण में वेतन एवं मजदूरी को दर्शाया जाता है लाभ हानि खाते के डेबिट में। आगे देखिए, परीक्षण शेष निम्नलिखित जानकारी दी गई है। 15% बैंक ऋण ब्याज भुगतान 40,000। तो असल में क्या है ना, ये गलत हुआ है वह यहाँ पर, ये असल में 15% बैंक लोन होगा। ये 15% जो है बैंक लोन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, ए बी सी 3 पार्टनर है और उनका जो रेशियो है वो 1/3 रेशियो 1/3 ठीक है भैया, मतलब ए बी सी का जो रेशियो है वो 1/5 1/3 और 7/15 है। 15 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। सी रिटायर हो जाता है और सी के बाद उसका हिस्सा ए और बी दोनों बराबर बराबर ले लेते हैं। तो सी का जो हिस्सा है 7/15, 7/15 का 1/2 ए ने ले लिया और 1/2 बी ने ले लिया। ठीक, तो अब साझेदार अनुपात क्या होगा? तो 1/5 में आप 7/30 जोड़ दीजिए। ठीक, तो इस तरह से जो आएगा ये 13:7 आ जाएगा, 13:17। क्लियर है भैया? क्या बताया मैंने कि 1/2 ले लेंगे और उसे उसमें प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, ए व बी 2:1 का अनुपात में लाभ हिस्सा लेते हैं
सी को लाभ का 1/4 हिस्से के साझेदार के रूप में स्वीकार किया। सी अपने साझेदार का 3/4 भाग ए से और 1/4 भाग बी से अधिग्रहित करता है। ठीक है, तो यहां पर सी जो है 1/4 का 3/4, तो कितना हो जाएगा 3/4 और आगे देखिए यहाँ पर बात आती है कि जब हम 1/4, ठीक है, सी अपने हिस्से का 3/4 भाग ए से, यानी 1/4 का 3/4, तो ये हो जाएगा आपका 3/16। ए से नहीं लेंगे, बी का इसी तरह से 1/4 का 1/4 1/16 हो जाएगा। तो पुराने रेशियो में से नया रेशियो माइनस कर दिया जाएगा, तो ये 23.132 निकल आएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए ए व बी 2:1 के अनुपात में लाभ के हिस्से को साझेदार है। वे सी को भविष्य में 1/3 हिस्से के साझेदार के रूप में स्वीकार करते हैं, नया अनुपात होगा। तो भैया 2:1 है, वो 2:1 में बांटते हैं। सी को भविष्य के लिए 1/3 के लिए साझेदार बनाया। अब ये नहीं बताया कि वो किससे कितना लेगा। जब नहीं बताया तो पुराने रेशियो में ले लेगा। ठीक, तो पुराने रेशियो में जब लेगा तो इसे कैसे करेंगे भैया, देखिए सी 1/3 लेगा तो 1 मान लेते हैं पूरी फर्म का, और 1/3 माइनस कर देते हैं 100। तो भैया इस तरह से क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगा, यानी कि ओल्ड रेशियो में दे देंगे इसको। तो इस तरह से 1/3 का जो ए गेन करेगा वो कितना करेगा भैया, एस गेन बराबर तो इसमें हमें क्या करना भैया, 1/3 के साझेदार के रूप में स्वीकार करते हैं। तो 1 में से 1/3 घटा दो, 2/3 बचा। 2/3 का 2/3 निकालेंगे तो कितना होगा 4, और 2/3 का 1/3 निकालेंगे तो कितना होगा भैया, 1/3 का 2/3 निकालेंगे तो 2/3 आएगा। नए राशियों निकाल दो। ठीक भैया, 4 2 3 आ जाएगा। आगे देखिए एक्सप्रेस एग्रीमेंट के अभाव में लाभ से हिस्से के नए साझेदार के रूप में कौन योगदान करेगा। यह स्पष्ट है कि पुराना साझेदार योगदान करेगा। तो लाभ के हिस्से के अनुपात में जो उनका लाभ का हिस्सा होगा उसके
अनुपात में बांटेंगे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। चालीसवां क्वेश्चन देखिए। 40वां तो हो गया। इकतालीस देखें, अगर मैच फंड है तो मैच के खर्चे वे स्थानांतरित होंगे। तो आय और खर्चे दोनों बैलेंस शीट में जाएंगे। अगर आय और फंड की राशि मिलाकर खर्चों की राशि से ज्यादा होती है तो, और अगर भैया इसके अपोजिट चले जाते हैं, यानी आय और फंड की राशि खर्च की राशि से कम होती है, तो अंतर की राशि P&L में चली जाएगी और बैलेंस शीट में से फंड की राशि खत्म हो जाएगी। ठीक, और आय भी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए दोनों जगह जाएगा, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, वर्तमान वर्ष की अग्रिम प्राप्त सदस्यता है, लाइबिलिटी है। ठीक है, आगे देखिए, किस मूल्य की विधि को निवेश के लिए लागू किया जाएगा। तो जब बात करते हैं निवेश की, तो किस मूल्य विधि को निवेश के लिए लागू किया जाएगा। तो निवेश के लिए लागू निश्चित किस्त की जाती है, ह्रासमान मूल्य किया जाता है, ऋण पत्र शोधन कोष किया जाता है। कौन सी की जाएगी भैया इसमें? तो जरा एक चीज समझ लीजिए कि यहाँ पर आया कि किस मूल्य ह्रास विधि को निवेशित के लिए लागू किया जाएगा। तो जो हमारी निश्चित किस्त होती है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड होता है, ठीक है, उसके अंतर्गत विनियोग नहीं किया जाता। ठीक, डिमिनिशिंग में विनियोग नहीं किया जाता, एनुअल वैल्यूएशन में विनियोग नहीं किया जाता। लेकिन जो सिंकिंग फंड होता है उसमें ये किया जाता है भैया। जो सिंकिंग फंड होता है उसमें हम विनियोग करके चलते हैं, सिंकिंग फंड वाली मेथड में, सिंकिंग फंड पॉलिसी में ये चीज अप्लाई होती है। ठीक, अब बात आती है कि होता क्या है कि अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने पैसे को जब ह्रास लगाकर चलते हैं, ठीक है, जब ह्रास लगा करके चलते हैं तो ऐसी दशा में हम ये मानते हैं कि एक निश्चित समय में हमारी संपत्ति खत्म हो जाएगी। अब जब संपत्ति खत्म हो जाएगी तो उस संपत्ति से फिर हमें नई संपत्ति लगानी पड़ेगी, उस तरह से हमें फिर जरूरत पड़ेगी पैसे की। तो हम क्या करते हैं, ऐसी दशा में जो हमारी मूल्य होता है हम उसको इन्वेस्ट करके चलते हैं। ठीक है, तो इसमें असल में एक चीज है इसमें गायब है, वो है इंग्लिश में दिया है एनुअल वैल्यूएशन मेथड, वार्षिक मूल्य पद्धति। जो वार्षिक मूल्य पद्धति है उसमें हम विनियोग करके चलते हैं। ठीक है भैया, अगली बात करते हैं। देखिए, ये कह रहे हैं
गैर बैंकिंग कारोबार में साझेदारों की अधिकतम संख्या। तो जरा सुन लीजिए, ये कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत की बात चल रही है, जब कंपनी एक्ट 1956 में साझेदारी में कम से कम 2 और अधिकतम 20 हो सकते थे, और अगर बैंकिंग कंपनी थी तो 10 सदस्य हो सकते थे। लेकिन वर्तमान में कंपनी एक्ट 2013 की धारा 464 के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा 50 साझेदार हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये कह रहे हैं कि निम्न में कौन सा जारी सामग्री के मूल्यांकन का सही तरीका नहीं है। तो फीफो मेथड सही तरीका नहीं है, क्योंकि मुद्रा के मूल्यों में फ्लैक्चुएशन होते रहते हैं। ठीक है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ठीक है, तो इसका पहले निर्गमन किया जाना, ठीक है, चालू मूल्यों की अवहेलना करता है, इसलिए फीफो मेथड जो है वो सही तरीका नहीं माना जाता। आगे देखिए, बैंक अपने धन का निवेश करते हैं, लाभदायकता में निवेश करते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, विनोद ने 40,000 45,000, विनय ने 40 लगाए, विनोद ने 45 लगाए, पूंजी से व्यापार शुरू किया। कुछ महीने में विकास भी उनसे जुड़ गया और 50,000 रुपये की पूंजी लेकर आया। साल के अंत में 21,300 रुपये का लाभ में विकास का हिस्सा 6,000 रुपये है। तो विकास का जो हिस्सा है वो 6,000 है। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए भैया एक टेबल बनाएंगे। देखिए, इस तरह से ये पूंजी है और कार्यशील अवधि है, गुणनफल है। विनय ने 40,000 रुपये लगाए 12 महीने के लिए, तो ये हो गया 480। गुणांक कैसा आया पता चल गया। हमने कॉमन फैक्टर गायब कर दिया भैया इसका। ठीक है, 1000 से इन सबको हमने कैंसिल कर दिया, तो ये 480 आ गया। ठीक, ये 554 आ गया और ये 50 एक्स आ गया। इन सब का टोटल 1020 प्लस 50 एक्स आ गया। 1020 प्लस 50 एक्स, ठीक है, विकास का हिस्सा, कुल आय गुणनफल योग गुणा गुणनफल, कुल आय गुणा गुणनफल योग गुणा गुणनफल। ठीक है, इस आधार पर हम रखते हैं। तो देखिए, 6,000 बराबर 21,300 बटे 1,020 प्लस 50 एक्स। ठीक, तो कितना आ जाएगा भैया, जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो टोटल प्रॉफिट हमारा है 21,300। ठीक, 21,300 और उसमें एक्स का हिस्सा है 50 एक्स, तो 50 एक्स। ठीक, तो मैं आपको इस तरह से लिख देता हूँ, ये आप कंफ्यूज हो रहे होंगे थोड़ा। गुणा का चिन्ह लेते हैं, ठीक, 6,000 बराबर ये हो जाएगा
6,000 बराबर 21,300 गुणा 50x बटे 1,020 प्लस 50x। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो गुणा करने पर ये हमारे पास 6,12,000 पक्षांतर कर देंगे। 6,000 की गुणा 1,020 से प्लस 6,000 की गुणा 50 से करेंगे तो 3,00,000 आ जाएगा, बराबर ऊपर आ जाएगा हमारा 10,65,000 एक्स। जब सिम एक्स की बात करेंगे तो एक्स बराबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6,12,000 में 6,61,20,000 में से हम 7,65,000 माइनस करेंगे। ठीक, तो 7,65,000 डिवाइड करने पर जो आएगा हमारा वो 8 मंथ आएगा, और 12 माइनस 4 कर दो, 8 कर दो तो 4 मंथ बाद वो आया। यानी उसने 8 महीने काम किया और 4 महीने के बाद वो आया था, तो आंसर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए, परीक्षण संतुलन में दिखाया गया जाता है कि देनदार 2,400 रुपये, डूबत ऋण 2,100 रुपये, डूबत ऋण संचय 320 रुपये, देनदार पर 10% संदिग्ध ऋण का संचय बनाने के लिए लाभ हानि खाते कितने से डेबिट होगा। तो सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था ऊपर फेंकेंगे हम कितना हमारा डूबत ऋण है प्लस नया रिजर्व जोड़ देंगे और उसमें से पुराना घटा देंगे, तो ये हमारा 137 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा 137 राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अवलोकित बिल की रियायती अवधि। तो जो ग्रेसिंग पीरियड होता है, द बिल ऑब्जर्व्ड बिल इज, तो एक चीज होती है ऑब्जर्व बिल, मतलब जो हमारे अवलोकित बिल होते हैं, अवलोकित मतलब भैया जो म्यूचुअल इंडिपेंडेंट पर होते हैं, एकोमोडेशन बिल होते हैं, उनकी कोई भी ग्रेसिंग पीरियड नहीं होता, उनका कोई ग्रेसिंग पीरियड नहीं होता। व्यापारिक बिलों का ग्रेसिंग पीरियड होता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आय को किस आधार पर मापा जाता है। तो मिलान अवधारणा के आधार पर मापा जाता है। दान के रूप में लिया गया 7,000 रुपये का माल क्रेडिट किया जाएगा, तो खरीद खाते में क्रेडिट किया जाएगा। ठीक, आगे देखिए, निम्नलिखित पदों पर विचार करना। प्रीपेड है, उपार्जित वेतन है, लघु है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। ठीक है, तो ये कह रहा है करंट लाइबिलिटीज में, तो तीसरा और चौथा करंट लाइबिलिटीज है, बल्कि जो दोनों के शुरू दो के हैं दोनों, वो चालू संपत्ति है। अगले देखिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी अनुमानित संख्या होगी। तो 67, ये 65, 50 गलत है। देखिए भैया, अगला है, आय को किस आधार पर मापा जाता है। तो मिलान अवधारणा। आगे देखिए, उसके बाद में बात आती है, दान के रूप में लिया गया 7,000 रुपये का माल डेबिट किया जाएगा, तो ये परचेज अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। ठीक है, परचेज अकाउंट को क्रेडिट और ड्राइंग अकाउंट, दान जो है मतलब डोनेशन को डेबिट किया जाएगा। ठीक है भैया, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदों पर विचार करना है। तो ये मैंने बता दिया था अभी आपको कि बैंक ओवरड्राफ्ट और ऋण ये दोनों सही है। यहां पर एक चीज है, ये क्वेश्चन गलत है थोड़ा सा। यहां पर जो है असल में 61 होना चाहिए, 61 होना चाहिए। ठीक, तो इसमें क्या होगा भैया, इस प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, 665, 61 और 36, 621 इन दोनों को प्लस कर लेंगे।
तो कितना आएगा ये भाई? इनको प्लस कर लेंगे या फिर ऐसा करते हैं कि दोनों को अलग अलग सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, हाँ। तो अलग अलग सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये थोड़ी सी डिजिट गलत हो रही हैं, ये 25 आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से जब 65 61 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हमारा 81 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 81। इसका तो आ जाएगा 81 प्लस, जब 30 625 का निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 175 आ जाएगा अंडर रूट में। ठीक, अब जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारा कुल मिलाकर के अंडर रूट में आएगा 256। ठीक, और 256 जो है वो हो जाएगा आपका 16। ठीक, 16 को हम और छोटा करके लिखते हैं तो 4 की पावर 2। ठीक, 4 की पावर 2। ठीक, इसके बराबर जो है वो हम ये मान लेते हैं कि जो मिसिंग वैल्यू है उसकी पावर उसकी जो पावर है 2/3 है। ठीक, दो बटा तीन। दो बटा तीन। ठीक, तो जब हम बात करते हैं इस पे से इधर को उठाएंगे तो सीधी सी बात है, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि 4 की पावर जब इधर लेकर के आएंगे तो 4 की पावर तो 200 पहले से ही था, अब जब इधर लेकर आएंगे तो ये पलट जाएंगी, यानी कि मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई कहाँ पर होगा? ऊपर होगा। संख्याएं पलट जाएंगी यानी कि 3/4 हो जाएगा, 3/2 सॉरी। ठीक, इस तरह से आपके पास जो आएगा वो 4 की पावर 3 आएगा, जिसका मान 4 चौक 16 चौका 64 होगा भैया। ठीक, ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। 64 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली अनुमानित संख्या क्या होगी? 215 का 19.95 प्लस 11.45 का 62.5% बराबर 150
का 25% का, ठीक है, 150 गुणा 25 का, ठीक है, ये नहीं दे रखा। तो जब हम इसे करेंगे तो इसको करने का तरीका ये है भैया कि हमें कहा गया है कि 1145 जो है एक मिनट, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा आ गई थी भाई इस क्वेश्चनों में। ये क्वेश्चनों में टाइम ज़्यादा लगेगा, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ये 215 गुणा 19.95 बटे 100 प्लस 1145 गुणा 62.5 बटे 100 बराबर 150 गुणा 25 गुणा x बटे 100, इस तरह से हम मान लेंगे। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x बराबर लेने के लिए हम क्या करेंगे कि जो ये वैल्यू आएगी 215 की गुणा 19.95 से प्लस 1145 गुणा 62.5 बटे 100, इनसे जो गुणा करके आएगा उसकी गुणा 4 से कर देंगे और 150 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 20। ठीक है भैया, बहुत लंबी कैलकुलेशन है ये, तो क्वेश्चन ही छोड़ दो, बहुत लंबा क्वेश्चन है। 1 से 10 के बीच 3 प्राकृतिक संख्याएं क्रम रहित चुनी गई, इन 3 संख्याओं के गुणनफल सम होने की संभावना बतानी। तो ये क्वेश्चन ही बहुत लंबा है, बहुत लेंथी क्वेश्चन है, इसे छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 31 मार्च 2009 को मशीन की शेष राशि 97,200 है, तो इसका हमें वो निकालना है। तो 97,200 गुणा 100/90 गुणा 100/90, ठीक है, 100/90 100/90, हम 2 बार इसकी गुणा करेंगे तो ये हमारा 1,20,000 रुपये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है भैया, समझ में आ गया? आगे देखिए, खाता धारक के द्वारा चेक के माध्यम से भुगतान का प्रवेश करा जाएगा। तो जब हम चेक के माध्यम से भुगतान करेंगे तो बी और सी दोनों में लिखेंगे, यानी कि भुगतान के लिए बैंक में पेश करते समय पासबुक में होगा और चेक जारी करते समय कैशबुक में होगा, दोनों जगह रिकॉर्ड होगा। आगे देखेंगे, परिशोधन की खारिज करने से संदर्भित है। तो परिशोधन मतलब रेफर्स टू रिजेक्शंस ऑफ रिफाइनमेंट। तो क्या होता है असल में, परिशोधन जो होते हैं वो होता क्या है, अमूर्त संपत्तियों को रिटन ऑफ करने से संबंधित होता है। अमोर्टाइज जो किया जाता है वो अमूर्त संपत्तियों को किया जाता है। अमूर्त संपत्तियों का जो होता है वो मूल्य फ्लैक्चुएट होने की वजह से तब इसको कर दिया जाता है। एक मिनट, ठीक है भैया, ये अमूर्त संपत्तियों के संबंध में होता है। अगला देखिए, प्रतिकूल बैलेंस का मतलब होता है कैशबुक में क्रेडिट बैलेंस, ठीक। और पासबुक के पूछा जाए तो पासबुक का डेबिट बैलेंस होता है। यहाँ पर कहीं पर पासबुक का डेबिट बैलेंस नहीं दिया है, इसलिए ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, बही खाता के संस्थापक लुका पेशियोली जो थे, उन्होंने डी कंप्यूटी सेट ऑफ स्केप्ट राइज ये बुक लिखी थी। अगला है,
सभी वाउचर को किस मेनू में देखा जाता है? तो डे बुक के रूप में देखा जाता है। क्रेडिट नोट वाउचर को सेलेक्ट करने के लिए हमें Ctrl+F8 का प्रयोग करना चाहिए। डेबिट नोट वाउचर को सेलेक्ट करने के लिए हमें कौन सी शॉर्टकट की अप्लाई करनी? तो Ctrl+F9। कॉन्ट्रा वाउचर के लिए फंक्शन की जो होती है F4। और टैली में प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप की लिस्ट देखने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो लिस्ट ऑफ अकाउंट का प्रयोग किया जाता है। ये बेहतरीन है, आगे देखेंगे फिर कभी इंशाल्लाह अगला क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए दीजिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़।